अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान अहमद और आप सबको देसी फिजिक्स में बहुत खुशामदीद। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं सोलर सेल्स पे। हमारे सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने वाले जो सोलर पैनल्स हैं वो जिस बुनियादी इकाई या बेसिक यूनिट से मिलकर बने हैं उसे हम सोलर सेल कहते हैं। यानी ये जो सोलर पैनल्स हैं ये एक्चुअली बहुत सारे सोलर सेल्स आपस में जुड़े हैं और मिलकर ये एक बड़े पैनल को बना रहे हैं। तो इसका मतलब है इनका सारा जो कॉन्सेप्ट है या इसकी जो सारी साइंस है वो एक सोलर सेल के अंदर जो है वो मरकूज है। और अगर हम उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं तो हम सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने का ये जो हमारे सोलर पैनल्स हैं जो हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम पार्ट बन चुके हैं उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जो हमारे सोलर सेल्स हैं ये सेमीकंडक्टर डायोड से मिलकर बने हैं और ये सेमीकंडक्टर डायोड्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को खास तरह से आपस में जोड़ने से और उनमें खास तरह की छोटी छोटी चेंजेस लाकर जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इस सोलर सेल को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए नंबर ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमें उनको समझना पड़ेगा, एक से ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एक लाइन में एक सीक्वेंस में आपको समझाने की कोशिश करूँ और एक आसान अंदाज में एक्सप्लेन करूँ ताकि सब जो है वो इसको आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ हैं, वो कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के दरमियान है। यानी कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कॉपर, आयरन वगैरह मेटल्स जो हैं वो सारे कंडक्टर हैं। और इंसुलेटर ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो करंट है वो पास नहीं हो सकती या वो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर लकड़ी और रबर वगैरह। लेकिन हमारे पास चंद एलिमेंट्स का ऐसा एक ग्रुप मौजूद है जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन दोनों कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान है। यानी ये बहुत अच्छे कंडक्टर भी नहीं है और ये बहुत अच्छे इंसुलेटर भी नहीं है। और ये एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 में मौजूद एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह हैं। इनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सबसे वेल नोन, मशहूर जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ तीसरे और पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स को आपस में मिला के ऐसे कंपाउंड्स भी बनाए गए हैं जिनमें सबसे फेमस जो है वो गैलियम आर्सेनाइड है जो कि सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इन सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में से जो सबसे कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन है। इसकी वजह सिलिकॉन की जो है वो खास प्रॉपर्टीज हैं। सिलिकॉन जो है वो टेम्परेचर को भी बर्दाश्त करने के काबिल है, इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, ये ड्यूरेबल भी है और इसके अलावा इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो आसान है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारी जो रेत है उसका बेसिक पार्ट या सबसे ज़्यादा कंटेंट उसमें जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है। आप रेत के ज़र्रों को उठाएं उनमें शफाफ शीशे की तरह के जितने ज़र्रे नज़र आते हैं वो एक्चुअली सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। और इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो है उससे ऑक्सीजन को रिमूव करके हम बड़ी आसानी से जो है वो सिलिकॉन हासिल कर सकते हैं। और सिलिकॉन हासिल करने का ये तरीका सबसे जो समझ लें आसान भी है और इसमें पैसा भी कम इन्वॉल्व होता है, खर्चा भी कम आता है। अब हम मजीद सेमीकंडक्टर की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ के तौर पे समझेंगे। ये सिलिकॉन जैसा कि मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर जो इन सिलिकॉन के एटम्स की बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग टाइप है। कोवलेंट बॉन्डिंग एटम्स के जुड़ने का ऐसा तरीकाकार है जिसमें एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। और केमिस्ट्री के ऑक्टेट रूल जिसके अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट को स्टेबल कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्रिस्टल बनाने के लिए उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। इस ऑक्टेट रूल के मुताबिक सिलिकॉन क्रिस्टल में जब हम किसी भी एक सिलिकॉन एटम को कंसीडर करेंगे तो वो अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इर्द गिर्द के 4 एटम्स के साथ शेयर कर रहा होगा और वो 4 एटम्स भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सेंट्रल एटम के साथ शेयर कर रहे होंगे। इस तरह इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और ये स्टेबल स्टेट में या इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। और इस तरह क्रिस्टल में मौजूद तमाम सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो एक स्टेबल कंडीशन में क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। अब इस कंडीशन में अगर हम सिलिकॉन को देखें तो इसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
मसरूफ हैं, बिजी हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे नहीं जो क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर सके। तो इसका मतलब है प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जो है वो लो टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे। आप जानते होंगे कि कंडक्टर्स में, मेटल्स में इलेक्ट्रिकल करंट आसानी से इसलिए फ्लो कर सकते हैं कि उन मेटल्स के क्रिस्टल में उन एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो अपने एटम से फ्री होते हैं। जब भी हम उन मेटल्स के टुकड़ों के ऊपर या तारों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसे हम करंट कहते हैं। लेकिन इस तरह के प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है लो टेम्परेचर पे या 0 केल्विन पे ये सिलिकॉन जो है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, इंसुलेटर होगा। लेकिन आम कमरा के दर्जा हरारत पर यानी 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में मौजूद लाखों एटम्स में से चंद एक एटम्स के चंद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हीट की वजह से कुछ एनर्जी हासिल करके वो अपने आप को इन एटम्स से फ्री कर लेते हैं, यानी वो उन एटम्स के आखिरी बैंड वैलेंस बैंड से भी बाहर निकल जाते हैं और इस तरह फ्री हालत में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के काबिल होते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में भी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर तादाद जो है वो इंतहाई कम होती है और आम तौर पर अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करें तो ये इतनी कम करंट जो है वो कंडक्ट करेगा कि हमें ये ऐसे ही लगेगा जैसे ये एक इंसुलेटर है। इस वजह से सिलिकॉन के क्रिस्टल्स को अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए, कंपैरेटिवली बेहतर कंडक्टर बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है। और सेमीकंडक्टर्स की आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी वजह से है कि हम इन प्रोसेस के जरिए इन सेमीकंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं या अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से सेमीकंडक्टर्स की या सिलिकॉन की कंडक्टिविटीज को बढ़ाने का जो सबसे कॉमन तरीका है उसको डोपिंग कहते हैं। ये डोपिंग क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर चंद किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो शामिल कर लेते हैं। आम तौर पर इस तरह से इम्प्योरिटी के एटम्स जो हैं वो दो तरह के शामिल किए जाते हैं। पहली तरह के हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और दूसरी तरह के हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट का मतलब है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप का हिस्सा है, यानी उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। मिसाल के तौर पर हम फास्फोरस को ले लेते हैं। अब जब हम फास्फोरस को सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर बड़ी थोड़ी मिकदार में, इंतहाई कम मिकदार में, इतनी थोड़ी मिकदार में कि सिलिकॉन के 1 मिलियन एटम्स के मुकाबले में इस फास्फोरस के सिर्फ चंद 1 से लेके 10 तक जो है वो एटम्स होंगे। अब जब ये फास्फोरस का एक एटम सिलिकॉन के क्रिस्टल का हिस्सा बनेगा तो इसका बॉन्डिंग का स्टाइल कुछ इस तरह से होगा कि इस फास्फोरस के वैलेंस शेल में मौजूद 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 जो हैं वो तो इर्द गिर्द मौजूद सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे, लेकिन एक जो 5वां इलेक्ट्रॉन था ना उसको बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल जो है वो एटम ही नहीं होगा, क्योंकि सिलिकॉन के क्रिस्टल की स्ट्रक्चर इस तरह है कि हर एटम के इर्द गिर्द 4 दूसरे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब है फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो विला रह जाएगा, यानी वो फ्री रह जाएगा। और इस तरह से हम जितने भी फास्फोरस के एटम्स एक्चुअली इस क्रिस्टल का हिस्सा बनाएंगे उन सारे एटम्स के बदले में हमें उस क्रिस्टल के अंदर वेले इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। वेले या फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो किसी भी एटम से जो है वो जुड़े हुए नहीं होंगे। इस तरह वो सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर कंडक्ट करने के काबिल होंगे। अब इस तरह के सेमीकंडक्टर में जिसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी शामिल की हो तो हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्जेस मिल रहे हैं। इसलिए इस तरह के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके मुकाबले में जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी शामिल करेंगे, यानी ऐसे किसी एलिमेंट को शामिल करेंगे सिलिकॉन के अंदर जो पीरियोडिक टेबल के 3रे ग्रुप का हिस्सा है, यानी उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी सूरत में क्या होगा कि जब वो सिलिकॉन क्रिस्टल का हिस्सा बनेगा तो इसके इर्द गिर्द मौजूद 4 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके साथ बॉन्डिंग बना सकेंगे। मिसाल के तौर पर बोरोन जो है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जब हम बोरोन को सिलिकॉन क्रिस्टल का हिस्सा बनाएंगे तो बोरोन के चारों साइडों पे मौजूद जो सिलिकॉन एटम्स हैं जब उनके साथ ये बॉन्डिंग होगी तो 4 सिलिकॉन एटम्स में से 3 एटम्स को बोरोन से इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए हासिल हो जाएगा, जबकि चौथे सिलिकॉन एटम को बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरोन से अवेलेबल नहीं होगा।
तो इसका मतलब है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की खाली जगह बच जाएगी और इस जगह को एक होल कहा जाता है। ये होल एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कमी है। तो ये होल जो है वो नेगेटिव चार्ज की कमी या एक पॉजिटिव चार्ज के तौर पे वहां पे क्रिस्टल के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब है हम इस क्रिस्टल में जितने भी बोरोन के एटम शामिल करेंगे, हर एटम के बदले हमें एक पॉजिटिव चार्ज या होल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो इस टाइप के सिलिकॉन क्रिस्टल में जिसमें बोरोन या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी शामिल की हो, हमें हर बोरोन के एटम के बदले पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हो रहा है, इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज में कि जब हम दो ऐसे सिलिकॉन के क्रिस्टल्स को एक दूसरे के साथ मिलाएं जिसमें से एक तो एन टाइप का हो और दूसरा पी टाइप का हो, तो इस तरह हमारे पास जो चीज हासिल होगी उसे सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। डायोड का मतलब होता है दो। इसका मतलब है डायोड में दो चीजें आपस में मिल रही हैं और आमतौर पर ऐसे नहीं किया जाता कि एक एन को पकड़ा और एक पी को पकड़ के आपस में जोड़ दिया, बल्कि इतने छोटे लेवल पे एक्चुअली किया जाता है कि एक ही सिलिकॉन के बड़े क्रिस्टल्स को हाफ जो है वो एन टाइप इम्प्योरिटी से डोप किया जाता है, जबकि बाकी हाफ को पी टाइप इम्प्योरिटी से डोप किया जाता है। इसका मतलब है एक ही क्रिस्टल में आधा जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है, दूसरा आधा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब इन दोनों टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स के दरमियान एक सरफेस क्रिएट हो रही है जहाँ पे ये एन और पी आपस में मिल रहे हैं। इस सरफेस को जो है वो पी एन जंक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है, दोनों टाइप के क्रिस्टल जो है वो आपस में मिल रहे हैं। अब इस जंक्शन के ऊपर अगर हम गौर करें तो एन टाइप क्रिस्टल के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको पता है हमेशा अपने क्रिस्टल के अंदर मूव करते रहते हैं, हिलते जुलते रहते हैं। और आधे क्रिस्टल में क्योंकि उनकी बुख्तात है तो वो बाकी आधे क्रिस्टल जो कि पी टाइप है उसकी तरफ डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चंद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पी की तरफ पहुंचेंगे तो वहां पे इन्हें खाली जगह या होल्स अवेलेबल होंगी, तो ये उस होल में जाके सेट हो जाएंगे या उस बोरोन एटम के साथ ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन होके उस होल को फिल कर देगा। लेकिन इस तरह फिल करने से एक मसला बन रहा है कि पी टाइप वाली साइड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स का टोटल और टोटल प्रोटॉन्स का चार्जेस का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है। हमें पता है कि कोई भी एटम या उससे बनने वाले क्रिस्टल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनके न्यूक्लियाई में मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए एज अ होल वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब पी साइड पे एन साइड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब है इस साइड पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एन वाली साइड से पी वाली साइड पे आ गया, तो यहाँ पी वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह उस जंक्शन के करीब पी वाली साइड पे नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर बनेगी। जितने इलेक्ट्रॉन एन वाली साइड से पी साइड पे आएंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस उस लेयर का हिस्सा बन जाएंगे। अब इन नेगेटिव चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन्स का एन साइड से पी साइड पे आने का इफेक्ट क्या हुआ है, यानी एन साइड पे क्या इफेक्ट हुआ है उसको देखते हैं। अब इसमें दोबारा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हो गए हैं क्योंकि एन साइड से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके पी साइड पे चला गया है। इलेक्ट्रॉन की कमी जो है उसको पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। तो इसका मतलब है एन साइड पे जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर बन जाएगी। अब हम अगर इस पी एन जंक्शन को देखें तो इसमें एन वाली साइड पे पॉजिटिव चार्जेस की लेयर होगी और पी वाली साइड पे नेगेटिव चार्जेस की लेयर होगी, और ये लेयर्स क्या करेंगी, फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन है एन साइड से पी की तरफ उसको स्टॉप कर देंगी। उसके लिए एक ये बैरियर का काम करेंगी, उसको रोक देंगी। इस वजह से ये जो एक पोटेंशियल का डिफरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है। अब यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट को जरा मजीद गौर से और ध्यान से समझना है। ये जो बैरियर है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को किस तरह स्टॉप कर रहा है। अगर हम इस बैरियर में मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर्स को पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के तौर पे कंसीडर करें तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो जब भी एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस तरह से एक्ट करता है कि ये इसे नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ धकेलता है। जाहिर बात है नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव लेयर जो है वो पी साइड पे है, इसलिए एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ आप जाना चाहेंगे, ये नेगेटिव चार्जेस की लेयर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए उसे वापस धकेल देगी। इस तरह मजीद डिफ्यूजन जो है वो रुक जाएगा। तो ये एक खास पॉइंट या एक खास अमाउंट तक जो है वो चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन से पी की तरफ जा सकते हैं, और ये कितनी अमाउंट में जाएंगे ये डिपेंड करता है कि वो सेमीकंडक्टर जो है वो किस मटेरियल से बनता है। सिलिकॉन के केस में ये जो चार्जेस की लेयर बनेगी उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.7 वोल्ट्स के बराबर है। अब अगर हम किसी मकसद के लिए मजीद इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड से पी साइड की तरफ धकेलना चाहते हैं तो हमें 0.7 वोल्ट से ज्यादा एनर्जी का, ज्यादा पोटेंशियल का सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को धकेल सके। बहरहाल वो हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। अब ये जो सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन है, इसको ही खास तरीके से डिजाइन करके फोटोवोल्टेइक सेल या सोलर सेल बनाया जाता है। फोटोवोल्टेइक सेल जो है वो सोलर सेल का साइंटिफिक नेम है। इस तरह के पीएन जंक्शन को फोटोवोल्टेइक सेल के तौर पे काम करवाने की जो है वो चंद शराइत हैं, या चंद खास तरीकों से उसे डिजाइन किया जाए तो ये पीएन जंक्शन जो है वो फोटोवोल्टेइक सेल के तौर पे काम कर सकता है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज या खसूसियात ऐसी होनी चाहिए कि जब उसके ऊपर रोशनी गिरे तो उस क्रिस्टल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस रोशनी से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके या उन फोटॉन्स को ऑब्जॉर्व करके अपने एटम से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलहदा हो जाएं और अलहदा होकर एक फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनाएं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वैलेंस शेल में मौजूद उसकी जगह खाली हो जाएगी जो कि होल बनेगा। तो इसका मतलब है इस तरह बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देकर जब हम इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। अब जो विजिबल लाइट, आम आंख से नजर आने वाली रोशनी है जो सूरज से हमें मौसूल हो रही है, उसके फोटॉन्स की यानी उस रोशनी की जो बुनियादी इकाई है उसका एक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। इसका मतलब है इस सेमीकंडक्टर की खसूसियात ऐसी होनी चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी अगर इस मटेरियल को बाहर से प्रोवाइड की जाए तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन जाएगा। लकीली जो सिलिकॉन है जो आसानी से सेमीकंडक्टर मटेरियल अवेलेबल है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी रेंज भी 1 से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान है। इसका मतलब है सूरज की रोशनी का एक फोटॉन जब इस क्रिस्टल में जज़ब होगा तो इसमें मौजूद सिलिकॉन के एटम्स जो हैं उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होकर इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनेगा। लेकिन सिर्फ इस एक खसूसियत के इस्तेमाल से हम सिलिकॉन के क्रिस्टल को फोटोवोल्टेइक सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जब भी सिलिकॉन के क्रिस्टल के ऊपर रोशनी पड़ेगी तो एक्चुअली एक फोटॉन नहीं बल्कि बहुत से फोटॉन क्रिस्टल के अंदर बैक वक्त अब्जॉर्ब होंगे और एक ही जगह के ऊपर बहुत से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनने के बाद इनका बहुत शॉर्ट टाइम होता है जो मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड के दरमियान हो सकता है। इतने कम टाइम के अंदर ये दोबारा रिकम्बाइन हो जाते हैं। इसका मतलब हमें पीएन जंक्शन को इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि एक दफा इलेक्ट्रॉन होल पेयर के क्रिएट होने के बाद वो दोबारा रिकम्बाइन ना हो, और इस मकसद के लिए जो फोटोवोल्टेइक सेल है उसमें मौजूद पीएन जंक्शन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसके सेंटर में एक बड़े साइज का एन टाइप मटेरियल होता है और उस एन टाइप मटेरियल के इर्द गिर्द पी टाइप मटेरियल की एक बारीक लेयर तैयार की जाती है। और इस पीएन जंक्शन की ऊपरी साइड जो कि रोशनी के सामने है वो सारी की सारी पी टाइप पर मुश्तमिल होती है, और निचली साइड से इस पी टाइप को और एन टाइप को जो है वो कंडक्टर्स की मदद से या समझ लें तारों की मदद से आपस में कनेक्ट किया जाता है। और एक्सटर्नल पे एक छोटी रेजिस्टेंस होती है या वो लोड होता है जिसको हम उस फोटोवोल्टेइक सेल की मदद से चलाना चाह रहे हैं। अब इस सूरत हाल में होगा क्या, ये फोटोवोल्टेइक सेल काम कैसे करता है या ये पोटेंशियल डिफरेंस या करंट को कैसे जनरेट करता है। जब ये ऊपरी सरफेस जो कि पी टाइप मटेरियल पर मुश्तमिल है इसके ऊपर सूरज की रोशनी के फोटॉन्स गिरते हैं तो वो फोटॉन्स इस मटेरियल में जज़ब होकर इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स बनाते हैं। अब ये जो सरफेस है ये बहुत बारीक है और इसके बिल्कुल करीब जो है वो पीएन जंक्शन मौजूद है और उस पीएन जंक्शन के दूसरी साइड पे
एन टाइप मौजूद है। अब इस पी टाइप में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या होगा। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन पी साइड पे मौजूद है इसको वो दरमियान में मौजूद पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो इस तरह से एक्ट करेगा इसके ऊपर कि वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को धकेल के एन साइड पे ले जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम कर रहा था, लेकिन वो एन साइड से पी साइड की तरफ आने से रोकने की कोशिश कर रहा था। यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा एन साइड की तरफ धकेलता है। इसका मतलब है जब पी साइड पे मौजूद इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल बैरियर की तरफ आएगा तो ये उसको धकेल के एन साइड की तरफ ले जाएगा और एन साइड से इनको किसी सूरत भी ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वापस पी की तरफ नहीं आने देगा। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ था, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक पेयर क्रिएट हुआ था, उसको इस पी एन जंक्शन ने सेपरेट कर दिया है। नेगेटिव चार्ज को एक साइड पे कर दिया है और पॉजिटिव चार्ज को एक साइड पे कर दिया है। और जितनी ज्यादा रोशनी इस फोटोवोल्टेइक सेल या सोलर सेल के ऊपर गिरती रहेगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे और उतने ही ज्यादा चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट होते रहेंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि एन साइड पे नेगेटिव चार्जेस बिल्ड होते रहेंगे और पी साइड पे पॉजिटिव चार्जेस बिल्ड होते रहेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जितनी भी बैटरीज हैं या करंट के सोर्सेज हैं वो एक्चुअली हैं क्या, वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड से हैं। वो पोटेंशियल का डिफरेंस है। नेगेटिव साइड का मतलब होता है लो पोटेंशियल और पॉजिटिव साइड का मतलब होता है हाई पोटेंशियल। इसका मतलब है वो सेल जो है, छोटा सा सेल जो है वो एक तरह की बैटरी बन गया है जिसकी एक साइड पॉजिटिव है और दूसरी साइड नेगेटिव है और उन दोनों साइड्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है। और जहां भी पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद हो और उन पोटेंशियल के डिफरेंसेस को वायर के जरिए कनेक्ट किया जाए तो उस वायर के अंदर जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस मौजूद है उसके अंदर से इस फोटोवोल्टेइक सेल के जरिए करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। और आमतौर पर एक जो फोटोवोल्टेइक सेल है सिलिकॉन का उससे 0.5 से लेके 0.6 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। और ये एक इंतहाई छोटे चंद मिलीमीटर्स के साइज के जो है वो फोटोवोल्टेइक सेल की बात हो रही है। तो इसका मतलब है अगर हम सोलर पैनल के अंदर बहुत से फोटोवोल्टेइक सेल्स को इकट्ठा बनाएं, तरतीब दें और उन तमाम से जनरेट होने वाले पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करें तो हम नेट काफ़ी बड़ी अमाउंट में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करके करंट का फ्लो करने का एक सोर्स जनरेट कर सकते हैं जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। या इस तरह से ये जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की मदद से फोटोवोल्टेइक सेल्स बनाकर या सोलर सेल्स बनाकर हम इस सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपके जहन में इस मुतल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।